तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सेकंड चैप्टर को पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग मध्य प्रदेश की राजनीति के निर्धारक तत्व एवं विशेषताओं को पढ़ेंगे। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में राज्यों का विभाजन सर्वप्रथम आ बा सा श्रेणी में किया गया, यानी जो कैटेगरीज बनाई गई थी, ए बी और सी कैटेगरीज बनाई गई थी। इसके पश्चात राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पर संपन्न होने लगा। भारत में जिस राजनीतिक व्यवस्था का उदय हुआ उसमें मुख्यतः 3 स्तर हैं: राष्ट्रीय स्तर या राष्ट्रीय राजनीति, राज्य राजनीति और स्थानीय स्तर की राजनीति। राष्ट्रीय राजनीति और राज्य राजनीति एक दूसरे को प्रभावित करती हैं, क्योंकि अधिकांश जनप्रतिनिधि पहले अपने स्थानीय राज्य में प्रसिद्धि प्राप्त कर अपनी पहचान बनाता है और राज्य की राजनीति में प्रवेश करता है। इसके पश्चात वह राष्ट्रीय राजनीति में स्थान प्राप्त करता है। स्थानीय राजनीति स्वशासन की संस्थाओं अर्थात पंचायतों व शहरी नगर निकायों के चुनावों में दिखाई देती हैं। स्थानीय स्वशासन को राजनीति की नर्सरी भी कहा जाता है, क्योंकि यह सर्वसामान्य सत्य है कि जो व्यक्ति स्थानीय स्वशासन संस्थानों के चुनावों में विजय प्राप्त करता है वही जनप्रति भविष्य में राज्य की राजनीति राष्ट्रीय राजनीति की ओर अग्रसर होता है और राज्य विधानसभा तथा संसद में स्थानीय जनता का प्रतिनिधित्व करता है। अतः इस प्रकार स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है कि जिस व्यक्ति का राज्य की राजनीति पर प्रभाव क्षेत्र स्थापित हो जाता है उसे राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगता। अतः यह तीनों राजनीति अर्थात राष्ट्रीय राजनीति, राज्य राजनीति एवं स्थानीय राजनीति एक दूसरे को प्रभावित किए बिना नहीं रह सकती हैं। दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि यह तीनों राजनीति एक दूसरे की पूरक है। किसी राज्य के निर्माण से लेकर वर्तमान तक उस राज्य की राजनीति को निर्धारित करने में अनेक तत्वों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राज्य की राजनीति को निर्धारित करने वाले इन तत्वों का विशेष ध्यान रखा जाता है, क्योंकि यह बात ध्यान देने योग्य है कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात संपन्न चुनाव अर्थात 1950 के दशक में संपन्न चुनावों में जिन मतदाताओं ने अपने जनप्रतिनिधियों के पक्ष में मतदान किया था वह मतदाता उस समय की अपेक्षा अब कहीं अधिक जागरूक हो गया। अब वह पहले की तरह केवल राजनीतिक दलों के नारों से प्रभावित नहीं होने वाला है। अब जो भी दल राष्ट्रीय राजनीति में या राज्य की राजनीति में अपनी सरकार बनाए हुए है उन्हें आम जनता के लिए विभिन्न विकास कार्य और कल्याणकारी योजनाओं को प्रारंभ करना व उनका समुचित प्रबंधन कर आम जनता की अपेक्षाओं को पूरा करना आवश्यक है। राजनीति विज्ञान के विशेषज्ञ राजनीति कोठारी का मत है कि भारतीय राजनीति व्यवस्था परंपरागत मूल्यों एवं नवीन अपेक्षाओं के संघर्ष से जूझ रही है। अंतर प्राप्ति के बाद से ही देश का नेतृत्व इस समस्या से ग्रस्त रहा है। यदि टूटती हुई सामाजिक संस्थाओं की जगह नई संस्थाएं नहीं स्थापित की गईं, नए अवसर प्रस्तुत नहीं किए गए और नई मान्यताओं और मूल्यों की स्थापना नहीं की गई तो राजनीतिक विकास के अवरुद्ध होने के साथ साथ राजनीतिक व्यवस्था के विखंडन की समस्या उत्पन्न हो सकती है। मध्य प्रदेश की राजनीति के निर्धारक तत्व एवं विशेषताएं राज्यों की राजनीति को प्रभावित करने अथवा उनकी राजनीति को निर्धारित करने में अनेक महत्वपूर्ण तत्वों का योगदान होता है। मध्य प्रदेश की राजनीति को निर्धारित करने वाले तत्वों के प्रमुख तत्व निम्न हैं। तो मध्य प्रदेश की राजनीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं? राजनीतिक तत्व हैं, फिर कुछ संवैधानिक तत्व हैं, ऐतिहासिक तत्व हैं, आर्थिक तत्व हैं, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्व हैं और भौगोलिक तत्व हैं। सबसे पहले राजनीतिक तत्व को देख लेते हैं। यह राज्यों की राजनीति को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। मध्य प्रदेश की राजनीति का निर्धारण करने में राजनीतिक तत्वों का विशेष योगदान एवं प्रभाव रहा, जो निम्नलिखित है। पहला, केंद्रीय नेतृत्व। प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के नेतृत्व में राज्य सरकारों की राजनीति प्रभावित होती है। यदि प्रधानमंत्री प्रभावशाली और महत्वाकांक्षी है तो राज्य की राजनीति सही ढंग से केंद्र के नियंत्रण से संचालित होती है, जैसा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी के काल में देखा गया। वर्तमान समय में मध्य प्रदेश की राजनीति का केंद्र बिंदु भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व बन गया है, जो राज्य की राजनीति को प्रभावित करता है। यद्यपि केंद्र सरकार अर्थात प्रधानमंत्री का पद प्रभावशाली नहीं है तो राज्यों की राजनीति स्वतंत्र एवं केंद्र विरोधी भी बन सकती है, जैसा कि 1996-97 के बाद के शासन में दृष्टिगोचर होता है। लेकिन 2014 के पश्चात से केंद्र सरकार अर्थात प्रधानमंत्री का पद अधिक प्रभावशाली दिखाई देता है तथा संपूर्ण राज्य की राजनीति केंद्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देशों से क्रियान्वित व संचालित होती प्रतीत होती। राज्यों में दलीय गुटबंदी। तो राज्य में सत्तारूढ़ दल की गुटबंदी का प्रभाव राज्य की राजनीति पर स्पष्ट दिखाई देता है, जैसे कि मध्य प्रदेश में वर्ष 1993 से वर्ष 2003 तक कांग्रेस की सरकार थी। उसी प्रकार 2003 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार, फिर अल्प समय के लिए कांग्रेस और वर्ष 1920 से वर्तमान तक भाजपा की सरकार। इस समय राज्य में दलीय गुटबंदी काफ़ी अधिक मजबूत रही, जिससे राज्य सरकार द्वारा कोई भी निर्णय लेने में देरी नहीं होती है।
मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व, तो राज्य की राजनीति एवं प्रशासनिक ढांचे में मुख्यमंत्री का विशेष स्थान होता है। मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद व वास्तविक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री का स्वयं का व्यक्तित्व चरित्र उच्चतर होना चाहिए, तभी वह अपने राज्य की शासन व्यवस्था का सही प्रकार से संचालन कर सकता है। मुख्यमंत्री का व्यक्तित्व राज्य सरकार के क्रियाकलापों तथा मंत्रिपरिषद व सरकारी तंत्र के उत्तरदायित्व व जवाबदेहिता को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गठबंधन की सरकार, तो भारत की राजनीति में वर्ष 1967 के आम चुनाव के पश्चात केंद्र व राज्यों में गठबंधन की राजनीति की विचारधारा का उदय हुआ। समानता इसमें सरकार की स्थिति कमज़ोर होती है, मुख्यमंत्री भी शक्तिशाली नहीं हो पाता है और उसे राज्य की विधानसभा के अंदर व बाहर कदम कदम पर अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसी सरकारें प्रायः अस्थिर होती हैं। उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, मध्य प्रदेश का 15वीं विधानसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, दलीय सदस्यों के समर्थन से अपनी सरकार बनाई। लेकिन 15 माह के उपरांत यह सरकार राजनीतिक अस्थिरता का शिकार हो गई और मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता पक्ष में आ गई। वर्ष 2023 में 16वीं लोकसभा चुनाव में भाजपा को 163 सीटें प्राप्त हुईं, जबकि कांग्रेस को 66 सीटें प्राप्त हुईं और भाजपा ने एक मजबूत व स्थिर सरकार का गठन किया। क्षेत्रीय दल, राज्यों की राजनीति को क्षेत्रीय दल ही बहुत प्रभावित करते हैं, जैसा कि महाराष्ट्र में शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना राज्य की राजनीति को अधिकांश समय प्रभावित करती रहती है। इसी प्रकार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, असम, झारखंड आदि राज्यों में क्षेत्रीय दलों का काफ़ी प्रभाव दिखाई देता है। मध्य प्रदेश में भी गोंडवाना पार्टी, सपाक्स पार्टी, जैस पार्टी, भारत आदिवासी पार्टी आदि ने भी प्रदेश की राजनीति को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है और सरकार निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। परंतु मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश की राजनीति में छोटे या क्षेत्रीय दलों का उतना प्रभाव नहीं बचा है, क्योंकि यह दल एक सीमित भूभाग तक ही सक्रिय होते हैं। केंद्र व राज्य की दलीय स्थिति, तो राज्य की राजनीति को एक दलीय प्रभुत्व बहुत अधिक प्रभावित करता है। केंद्र में सत्ताधारी राजनीतिक दल की सरकार ही यदि राज्य की सत्ता में है तो केंद्र व राज्य की सरकारों में तालमेल बना रहता है, और यदि ऐसा नहीं है अर्थात केंद्र व राज्य की सरकारें अलग अलग दल की हैं तो कई मुद्दों पर केंद्र व राज्य की सरकारों में मतभेद होते हैं। उदाहरण के लिए वर्तमान में केंद्र व राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसके परिणाम स्वरूप केंद्र व राज्य संबंधों में मधुरता स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। दल बदल प्रकृति, प्रदेश में 1967 के आम चुनाव में प्रथम बार दल बदल की राजनीति देखी गई। कालांतर में वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव के पश्चात दल बदल की राजनीति में वृद्धि हुई। इस दल बदल की प्रवृत्ति से कई बार राज्य की जनता भी भ्रमित हो जाती है, जैसे कि वर्तमान की राजनीति में देखा जा सकता है कि विभिन्न दलों के कार्यकर्ता, विधायक और सांसद अपने मूल पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। राष्ट्रपति शासन, संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा उचित कारण अर्थात संवैधानिक नियमों का उल्लंघन होने पर राज्य सरकार को निलंबित भी किया जा सकता है। इसी नियम के आधार पर केंद्र सरकार के द्वारा पूर्व के वर्षों में राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति तथा राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए कई राज्यों की सरकार को निलंबित कर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा चुका है। संवैधानिक तत्व, संविधान द्वारा जिस प्रकार से संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है, इसमें केंद्रीय सरकार को राज्यों की अपेक्षा उच्च और राज्यों पर नियंत्रण की स्थिति प्राप्त है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट विधायी शक्तियां केंद्र को प्राप्त हैं तथा अनुच्छेद 249 में संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। अतः केंद्र सरकार से राज्य राजनीति प्रभावित रहती है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। संविधान में लिखित प्रावधानों के द्वारा भारत में संघीय व्यवस्था का निर्माण हुआ, जिसमें कहा गया कि भारत राज्यों का संघ है। संविधान के विभिन्न तत्वों के आधार पर मध्य प्रदेश की राजनीति को निम्न प्रकार से प्रभावित किया। पहला, केंद्र सरकार सर्वोच्च। संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र, राज्य सूची और समवर्ती सूची का निर्माण किया गया है, जिसमें केंद्र सूची पर केंद्र सरकार, राज्य सूची पर राज्य सरकार, समवर्ती सूची पर केंद्र व राज्य दोनों सरकारें एवं शेष अन्य विषय पर केंद्र सरकार को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है। इस प्रकार संवैधानिक दृष्टि से अधिकारों के क्षेत्र में केंद्र सरकार राज्य सरकार से कहीं अधिक शक्तिशाली व सर्वोच्च है। तो नेक्स्ट है केंद्र द्वारा राज्यों पर नियंत्रण। संविधान द्वारा केंद्र व राज्यों को विधायी अनुच्छेद 245 से 55, प्रशासनिक अनुच्छेद 256 से 263 तथा वित्त अधिकार अनुच्छेद 264 से 93 प्रदान किए गए हैं, परंतु यहाँ भी राज्य सरकार की अपेक्षा केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां एवं अधिकार प्रदान किए गए हैं। राज्यपाल की भूमिका, संविधान में सरकार का स्वरूप संसदीय है।
फलस्वरूप राष्ट्रपति केवल कार्यकारी प्रधान होता है। मुख्य शक्तियां प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में निहित होती हैं। उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल भी राज्य का संवैधानिक एवं कार्यकारी प्रधान होता है। मुख्य शक्तियां मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली विधानमंडल में निहित होती हैं, परंतु राज्य में राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, जो कि राज्य की संपूर्ण गतिविधियों की जानकारी केंद्र तक पहुंचाता है। राज्यपाल की सक्रिय भूमिका राज्य की राजनीति को प्रभावित करती है। संविधान के तहत राज्यपाल को विभिन्न भूमिकाएं और शक्तियां सौंपी गई हैं, जैसे राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों पर सहमति देना, मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य के विभिन्न विषयों पर राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना और कुछ विषयों में विशेष उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना। राज्य को वित्त सहायता। तो संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार संविधान में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। वित्त आयोग संपूर्ण भारत के राज्यों को विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त असमानताओं को कम करने के लिए वित्तीय सहायता और वित्तीय अनुदान की सिफारिश केंद्र सरकार के समक्ष करता है। यह वित्त आयोग राज्य को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता और अनुदान की स्वरूप एवं मात्रा को तय करता है। केंद्र द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। तो संविधान में अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के पश्चात संबंधित राज्य की राज्य सरकार के समस्त अधिकार समाप्त हो जाते हैं और केंद्र सरकार का ही प्रत्यक्ष रूप से राज्य पर शासन हो जाता है। मध्य प्रदेश में अब तक 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका। अंतर्राज्यीय विवादों का निपटारा। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की सफलता मात्र केंद्र तथा राज्यों के सौहार्दपूर्ण संबंधों तथा घनिष्ठ सहभागिता पर ही नहीं, अपितु राज्यों के अंतर संबंधों पर भी निर्भर करती है। संविधान द्वारा केंद्र सरकार को यह शक्ति प्रदान की गई है कि यद्यपि राज्यों का आपस में विवाद उत्पन्न हो तो केंद्र सरकार उसका शांतिपूर्वक हल निकाले या दोनों राज्यों के मध्य समझौता करवाए। संविधान के अनुच्छेद 262 में अंतर्राज्यीय नदियों के जल विवादों का न्याय निर्णय करने हेतु प्राधिकरण का गठन का वर्णन किया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश व अन्य राज्यों के मध्य अंतर्राज्यीय जल विवाद के निपटारे के लिए नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण तथा गोदावरी जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन 1969 में किया गया। तो नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण अक्टूबर 1969 में बना। तो अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 की धारा 4 के तहत केंद्र सरकार ने 6 अक्टूबर 1969 को नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया, जो न्यायमूर्ति बी रामास्वामी की अध्यक्षता में नर्मदा जल और नर्मदा नदी घाटी विकास के बंटवारे पर निर्णय लेने के लिए किया गया था। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण ने 7 दिसंबर 1979 को अपना निर्णय दिया, जिसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान राज्य के मध्य उपयोग योग्य पानी की मात्रा को निर्धारित किया गया। अखिल भारतीय सेवाएं। तो संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा यानी उच्च सदन को अखिल भारतीय सेवा के सृजन एवं समाप्ति का अधिकार प्राप्त है। राज्य व केंद्र की पृथक सेवाएं और लोक सेवा आयोग है। राज्य व केंद्र की पृथक सेवाएं और लोक सेवा आयोग है, यानी कि राज्य का अलग लोक सेवा आयोग होता है और संघ का अलग लोक सेवा आयोग होता है। संविधान के अनुसार राज्य के महत्वपूर्ण उच्च प्रशासनिक पदों पर नौकरशाहों की नियुक्ति और प्रशिक्षण केंद्र द्वारा किया जाता है। इन सेवाओं को केंद्र व राज्य द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित या नियंत्रित किया जाता है। इन पर पूर्ण नियंत्रण केंद्र सरकार का, तत्कालिक नियंत्रण राज्य सरकार का रहता है। इस प्रकार विविध क्षेत्रों में राज्य को केंद्र पर आश्रित या निर्भर रहना पड़ता है। राज्य शासन की राजनीति को केंद्र सरकार की योजनाएं व नीतियां पूर्णतः प्रभावित करती हैं। ऐतिहासिक तत्व। तो भारत के एक राष्ट्रीय स्वरूप का अस्तित्व वर्ष 1947 में स्वतंत्रता के पश्चात अस्तित्व में आया। इससे पूर्व एक संस्कृति व समाज के रूप भारतीयों में एक होने की भावना थी, परंतु एक राज्य के नागरिक होने की भावना नहीं थी। इसके पूर्व एक संस्कृति व समाज के रूप में भारतीयों में एक होने की भावना तो थी, परंतु एक राज्य के नागरिक होने की भावना नहीं थी। ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीन काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल में देश के अलग अलग क्षेत्रों की राजनीतिक चेतना, व्यवहार व मूल्य भिन्न भिन्न थे। तो कहीं पर पूर्ण राजतंत्र या देशी रियासत, तो कहीं गणतंत्र व लोकतंत्र जैसी व्यवस्था थी। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में भी इन क्षेत्रों में देशी रियासतें थी, जहां आज भी आम जनता द्वारा इन रियासतों के पूर्व राजाओं, सामंतों व सेनापतियों के उत्तराधिकारी ही राज्य की राजनीति में उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जैसे ग्वालियर के सिंधिया वंश, देवास के पवार वंश आदि। इसलिए वहां की स्थानीय जनता उन्हें
पूर्वत आदर व सम्मान की दृष्टि से देखती है और वे लोग राजनीति में प्रमुख बन जाते हैं। इस प्रकार विगत इतिहास भी राजनीति को प्रभावित करता है। इसके साथ साथ आर्थिक तत्व भी प्रभावित करते हैं। तो किसी राज्य के आर्थिक संसाधनों, विकास की प्रवृत्तियों एवं औद्योगिकीकरण की स्थिति भी उस राज्य की राजनीति को प्रभावित करती है। देश के विभिन्न राज्यों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एवं संसाधनों की विभिन्नता के कारण विकास की प्रक्रिया में विविधता रही है। उसी प्रकार मध्य प्रदेश राज्य के संदर्भ में देखें तो मध्य प्रदेश के अलावा मालवा क्षेत्र, नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र में औद्योगिक एवं कृषि विकास मध्य प्रदेश के अन्य क्षेत्रों के परिप्रेक्ष्य में अधिक हुआ। मध्य प्रदेश व विविध राज्यों में कृषि औद्योगिकीकरण की विभिन्न स्थितियों में राजनीतिक प्रक्रियाओं को प्रभावित किया है। कृषि व्यवस्था की पृष्ठभूमि, स्वामित्व की व्यवस्था एवं व्यापकता संपूर्ण राष्ट्र में एक समान नहीं रही। समता प्राप्ति के समय देश के कई राज्यों में जमींदारी व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी भूमि के स्वामित्व की भिन्न व्यवस्थाओं के कारण उत्पादन संबंधों में भिन्नता थी। पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादन व्यवस्था अधिक समृद्ध थी। इस कारण इन राज्यों के कृषक वर्गों ने दबाव समूह का कार्य किया तथा अपने हितों के लिए संगठित होते रहे। इससे इन राज्यों की राजनीति व दलीय व्यवस्था प्रभावित हुई। जैसे हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पारित 3 कृषि कानूनों के विरुद्ध जो आंदोलन हुआ, उसमें भी पंजाब, हरियाणा के किसानों व किसान संगठन की सहभागिता अधिक देखी गई, लेकिन मध्य प्रदेश में इस प्रकार न तो किसान संगठित हैं, न ही मजदूर। इस कारण मध्य प्रदेश राज्य की राजनीति में न वर्गों ने पूरी तरह दबाव समूह का कार्य कर पाया है। औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े राज्यों की श्रेणी में आने के कारण मध्य प्रदेश में ट्रेड यूनियन जैसी गतिविधियां भी बहुत कम है। इस स्थिति का कारण ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी है, क्योंकि औपनिवेशिक काल में व्यापार एवं वाणिज्य का संकेंद्रण को तटीय क्षेत्रों वाले राज्यों तक ही सीमित रहा था। इस कारण मध्य प्रदेश व इसके जैसे अन्य राज्यों जैसे कि बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में निर्धनता एवं वर्गीय असमानता से उत्पन्न आर्थिक विषमता की दृष्टि से भी राज्य की राजनीतिक व्यवस्था प्रभावित हुई है। आर्थिक दृष्टि से संपन्न राज्यों की राजनीतिक स्वतंत्रता एवं आर्थिक दृष्टि से संपन्न राज्यों की राजनीति स्वतंत्र एवं स्वस्थ रूप से विकसित हो पाती है। भौगोलिक तत्व तो किसी भी राज्य की राजनीति को वहां का भूगोल पूर्णतः प्रभावित करता है। राज्य की राजनीति एवं भूगोल एक दूसरे के पूरक हैं। मध्य प्रदेश एक भू आवेष्टित राज्य है, जिसका प्रभाव मध्य प्रदेश राज्य के औद्योगिक विकास पर पड़ता है। मध्य प्रदेश राज्य की भौगोलिक भू संरचना जैसे पर्वत, पठार, मैदान के अनुसार राज्य की सघनता और उद्योगों का केंद्रीकरण आदि पाया जाता है। यद्यपि क्षेत्र की जलवायु भौगोलिक स्थिति अनुकूल है, तो जनसंख्या, उद्योग, व्यापार भी अनुकूल होगा। इसमें वहाँ की राजनीति भी सक्रिय होगी। इस प्रकार किसी क्षेत्र के विकास में कमी है तो वहाँ की राजनीति भी शिथिल हो जाती है। इस तरह नदियों, वन क्षेत्र, कृषि भूमि, जलवायु, पर्वतीय क्षेत्र, क्षेत्रफल, जनसंख्या आदि भौगोलिक तत्वों का मध्य प्रदेश की राजनीति पर स्पष्ट प्रभाव पड़ा है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्व सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्व की मध्य प्रदेश में राजनीति को प्रभावित करने महत्वपूर्ण भूमिका है। उदाहरण के लिए भाषा के आधार पर मध्य प्रदेश विभिन्न क्षेत्रों में विभक्त है। जैसे बघेलखंड में बघेली भाषा, बुंदेलखंड में बुंदेली भाषा, मालवा में मालवी भाषा, निमाड़ में निमाड़ी भाषा इत्यादि। मध्य प्रदेश हिंदी भाषी राज्य है और भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन हुआ है। मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों की भाषाओं के आधार पर ही मध्य प्रदेश की लोक कला एवं संस्कृति का विकास हुआ है। मध्य प्रदेश सांस्कृतिक विविधता का प्रमुख केंद्र है। यहाँ की लोक संस्कृति भी राजनीति की प्रमुख विशेषता रही। मध्य प्रदेश को सांस्कृतिक दृष्टि से लघु भारत की संज्ञा प्रदान की जाती है। मध्य प्रदेश की सीमाएं छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाओं में मिलती हैं। इन 5 प्रदेशों के सांस्कृतिक संपर्कों और कलाओं के आदान प्रदान ने मध्य प्रदेश को भारत की सांस्कृतिक एकता के वैभवशाली प्रतीक के रूप में प्रतिष्ठित किया है। मध्य प्रदेश का निर्माण महाकौशल विंध्य प्रदेश, मध्य भारत को सम्मिलित करके किया गया है। मध्य प्रदेश को अपने जन्म से ही एक समृद्ध सांस्कृतिक विरासत प्राप्त हुई है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में पांडव गुफाएं और रायसेन जिले में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में वर्ष 2003 में शामिल भीमबेटका की गुफाओं में मिले शैलचित्रों को डॉक्टर एच.डी. सांकलिया ने ईसा से 1.5 लाख वर्ष पूर्व निर्मित माना है। इस प्रकार मध्य प्रदेश के रायसेन जिले की यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में वर्ष 1989 में शामिल सांची के स्तूप में बौद्ध धर्म से संबंधित स्थापत्य एवं स्तूप, छतरपुर जिले में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में वर्ष 1986 में शामिल खजुराहो मंदिर समूहों में चंदेल वंश के शासकों द्वारा निर्मित विभिन्न मंदिर एवं बौद्ध धर्म के मंदिर व स्थापत्य प्राप्त हुए हैं तथा धार जिले में स्थित बाघ की गुफा आदि मध्य प्रदेश राज्य की सांस्कृतिक विरासत। इस दृष्टि से मध्य प्रदेश विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं को संजोकर रखने वाला गौरवशाली प्रदेश है। मध्य प्रदेश राज्य को नदियों का मायका कहा जाता है।
क्योंकि मध्य प्रदेश राज्य से नर्मदा, बेतवा, ताप्ती, चंबल, क्षिप्रा जैसी नदियों का उदय होता है एवं यहाँ नदियाँ मध्य प्रदेश से होकर तथा यह नदियाँ मध्य प्रदेश से होकर विभिन्न राज्यों में प्रभावित होती हैं। इन नदियों के तटों पर स्थित धार्मिक तीर्थस्थल और यहाँ आयोजित होने वाले मेले, यात्राएं एवं उत्सव इस प्रदेश की सांस्कृतिक संपन्नता का प्रतीक है। मध्य प्रदेश में विभिन्न धर्मों के पूजा स्थल हैं, जो भारत की समन्वित संस्कृति के जीवंत प्रतीक है। मध्य प्रदेश भारत में सर्वाधिक जनजाति वाला प्रदेश है। मध्य प्रदेश राज्य में गोंड, भील, बैगा, सहरिया, भारिया, कुरकू जैसी जनजातियां पाई जाती हैं। इन जनजातियों में इनकी सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तीज त्योहार और जनजाति नृत्य की परंपरा अनंत है। मध्य प्रदेश में गौण विशाल एवं प्रभावशाली संस्कृति संपन्न आदिम समूह है। उक्त तत्वों के अतिरिक्त प्रदेश में संसदीय संस्थाओं के कार्यकरण, दबाव समूहों की भूमिका, सरकारों की कार्यक्षमता तथा जनता की विकास प्रक्रिया में भागीदारी से राज्य की राजनीति को प्रभावित किया है। मध्य प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने वाले कारक। तो मध्य प्रदेश राज्य का निर्माण 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश के निर्माण के पश्चात संपन्न प्रथम विधानसभा चुनाव वर्ष 1957 से 77 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का राज्य राजनीति में प्रभुत्व रहा था। मध्य प्रदेश के राज्य को प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही प्रमुख लोकप्रिय नेता थे। मध्य प्रदेश की राजनीति में वर्ष 1977 में परिवर्तन आया। इसके पश्चात राज्य में प्रथम बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की विचारधारा के विपरीत गठित जनता पार्टी की सरकार श्री कैलाश जोशी के नेतृत्व में बनाई गई। इसके पश्चात 1980 में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश राज्य की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का प्रादुर्भाव हुआ और श्री सुंदरलाल पटवा के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। इसके उपरांत वर्ष 1990 में पुनः सुंदरलाल पटवा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता की सरकार बनी। परंतु जिस प्रकार वर्ष 1980 में राष्ट्रपति शासन राज्य में घोषित किया गया, उसी प्रकार वर्ष 1992 में भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर राज्य विधानसभा को भंग कर दिया गया। इसके पश्चात राज्य में वर्ष 2003 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार की पार्टी रही तथा वर्ष 2003 से 2018 तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 15वीं विधानसभा चुनाव 2018 में प्राप्त 114 सीटों के साथ अन्य पार्टियों के समर्थन से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार श्री कमलनाथ के नेतृत्व में मध्य प्रदेश राज्य में बनी। परंतु दल बदल की प्रक्रिया के कारण 23 मार्च 2020 को अल्पमत में आ गई। इसके उपरांत मध्य प्रदेश में श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। वर्ष 2023 में 16वीं विधानसभा में भाजपा की सरकार बनी। भाजपा को 163 सीटें प्राप्त हुई। डॉक्टर मोहन यादव को बहुमत दल के नेता के रूप में चुना गया और राज्यपाल द्वारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। इस प्रकार से उपरोक्त घटनाक्रम से स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य की राजनीति में मुख्यतः 2 दलों बीजेपी और कांग्रेस प्रमुख दल के रूप में विद्यमान है। राज्य की राजनीति में इन मुख्य दलों का अधिक प्रभाव रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश राज्य की राजनीति को निर्धारित व प्रभावशाली बनाने में निम्नलिखित घटकों की विशेष योगदान रहा है। कौन कौन सा? तो पहला है खनिज संसाधन, दूसरा है वन संसाधन। पहला है खनिज संसाधन, दूसरा है वन संसाधन, तीसरा है कृषि संसाधन, चौथा है जल संसाधन और 5वां है मानव संसाधन। तो किन घटकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है? खनिज संसाधन, वन संसाधन, कृषि संसाधन, जल संसाधन एवं मानव संसाधन। खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश को खनिज संसाधन की दृष्टि से धनी राज्य माना जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश के विभाजन के पश्चात खनिजों के भंडार में कमी हुई, परंतु फिर भी वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य खनिज संसाधन की दृष्टि से महत्वपूर्ण राज्य है। वर्तमान में खनिज प्रचुरता की दृष्टि से मध्य प्रदेश राष्ट्र के 8 खनिज संपन्न राज्यों में से एक है। वर्तमान में 20 प्रकार के खनिजों का उत्पादन राज्य में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश हीरा, तांबा व मैग्नीज अयस्क के उत्पादन में देश में प्रथम स्थान रखता है। इस प्रकार खनिज दृष्टि से अति संपन्न होने के कारण राज्य की राजनीति में खनिज क्षेत्रों का विशेष महत्व एवं प्रभाव रहता है, क्योंकि राज्य के खनिज संपन्न क्षेत्रों में रोजगार एवं राज्य को राजस्व की प्राप्ति होती। वन संसाधन तो मध्य प्रदेश राज्य वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक वन आच्छादित राज्य है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार राज्य के 77,482.49 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में वनों का विस्तार है, जो संपूर्ण राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 25.14% है। वन प्रत्येक राज्य की अमूल्य संपदा है, जो न केवल प्रकृति के लिए आवश्यक है बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी दृढ़ता प्रदान करती है। इसी श्रृंखला में मध्य प्रदेश वन संसाधन के क्षेत्र में देश में अग्रसर। कृषि संसाधन, भारत एक कृषि प्रधान राष्ट्र भी है, उसी प्रकार मध्य प्रदेश राज्य भी कृषि प्रधान राज्य है। मध्य प्रदेश राज्य की लगभग 70% जनसंख्या कृषि पर आधारित है। मध्य प्रदेश राज्य में कृषि के अंतर्गत गेहूं, सोयाबीन, धान आदि फसलों का उत्पादन किया जाता है। मध्य प्रदेश में हरित क्रांति से सर्वाधिक
लाभ गेहूं की फसल को हुआ था। हरित क्रांति की शुरुआत 1967 में की गई थी। हरित क्रांति के पश्चात मध्य प्रदेश में गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। हरित क्रांति के द्वारा राज्य के अनेक कृषि में पिछड़े क्षेत्रों का विकास हुआ। यही विकास व उन्नत क्षेत्र राज्य की राजनीति को प्रभावित करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा बजट 2023-24 में कृषि क्षेत्र विकास हेतु 53,965 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। जल संसाधन मध्य प्रदेश की राजनीति व अर्थव्यवस्था के विकास में जल संसाधन का महत्वपूर्ण योगदान है। मध्य प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और कृषि मुख्यतः नदियों व सिंचाई साधनों पर निर्भर होता है। प्रदेश की नदियां न सिर्फ सिंचाई बल्कि जल विद्युत के उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस प्रकार प्रदेश की अर्थव्यवस्था में नदियों का विशेष महत्व है। मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश व गुजरात राज्य के मध्य नदी जल बंटवारे से संबंधित समय समय पर विवाद उत्पन्न हुए हैं, जिसका प्रभाव मध्य प्रदेश की राजनीति और केंद्र की राजनीति पर भी स्पष्ट दिखाई देता है। मध्य प्रदेश राज्य में सरदार सरोवर बांध के जल विभाजन को लेकर भी राज्य की राजनीति में विभिन्न पक्ष एवं विपक्ष सामने आए हैं, जिसका प्रभाव राज्य की राजनीति एवं राज्य के राजनीतिक दलों पर पड़ा है। इस प्रकार से स्पष्ट है कि राज्य में स्थित जल संसाधन का प्रभाव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से राज्य की राजनीति से लेकर केंद्र की राजनीति तक देखा जा सकता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? मध्य प्रदेश में वर्ष 2003 में लगभग 7,68,000 हेक्टेयर सिंचाई से अब तक कुल सिंचाई क्षमता 45 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गई है। कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने के उद्देश्य से सिंचाई क्षमता को वर्ष 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर तक पहुंचाना लक्षित है। अवनिष्ठ है मानव संसाधन। तो किसी भी राज्य या क्षेत्र के विकास में वहां की जनसंख्या का विशेष स्थान होता है। अनेक प्रकार की शासन व्यवस्थाओं तथा प्रशासनिक प्रणालियों में मानव विकास को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया जाता है। आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्यों का दर्शन, चिंतन व प्रयास पूर्णतः मानव संसाधन विकास को समर्पित है, क्योंकि मनुष्य के सर्वांगीण विकास के बिना राज्य के विकास या सरकार के अस्तित्व की कल्पना करना व्यर्थ है। इसी कारण मध्य प्रदेश राज्य की सरकारों ने भी मानव संसाधन के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं एवं कार्यक्रम संचालित किए हैं। मध्य प्रदेश राज्य मानव संसाधन की दृष्टि से संपन्न राज्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश राज्य की जनसंख्या 7,26,26,809 है, जो देश की कुल जनसंख्या का 6% है। मध्य प्रदेश राज्य क्षेत्रफल में देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर 20.3% है, जबकि जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का जनघनत्व 236 वर्ग किलोमीटर है तथा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का लिंगानुपात 931 प्रति हजार पुरुषों पर है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश राज्य मानव संसाधन की दृष्टि संपन्न राज्य है। इसका प्रभाव मध्य प्रदेश राज्य की राजनीति में देखा जा सकता है। यदि इस मानव संसाधन का उचित उपयोग राज्य के विकास में किया जाए तो मध्य प्रदेश राज्य भी विकसित राज्यों की श्रेणी में आ सकता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि उपयुक्त घटक जैसे खनिज संसाधन, वन संसाधन, कृषि संसाधन, जल संसाधन एवं मानव संसाधन का भी मध्य प्रदेश की राजनीति में योगदान रहा। इन सभी घटकों ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मध्य प्रदेश की राजनीति को प्रभावित किया। तो मध्य प्रदेश की राज्य की राजनीति की प्रमुख विशेषताएं। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था में राज्य राजनीति का विशेष महत्व है। भारतीय लोकतंत्र की सफलता इस तथ्य पर निर्भर करती है कि हम अपने विकास कार्यक्रमों को, जैसे सामाजिक व आर्थिक न्याय से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को किस गति से क्रियान्वित कर पाते हैं। संविधान द्वारा सभी प्रकार के विकास कार्यक्रमों से संबंधित शक्तियां राज्यों को ही प्रदान की गई हैं। मध्य प्रदेश राज्य की राजनीति में पुनर्गठन से लेकर वर्तमान समय तक अनेक बार परिवर्तन आए हैं, जिसके कारण मध्य प्रदेश राज्य के स्वरूप में भी परिवर्तन आया है, जिससे यहाँ की राजनीति भी प्रभावित हुई है। इसी परिप्रेक्ष्य के आधार पर मध्य प्रदेश राज्य की राजनीति में निम्न प्रकार की विशेषताएं देखी जा सकती हैं। तो मध्य प्रदेश राज्य की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उसमें पहली विशेषता है श्रेष्ठ स्वरूप की राजनीति। मध्य प्रदेश राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। उस समय मध्य प्रदेश राज्य की राजनीति अपने श्रेष्ठ स्वरूप में थी। उस समय स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले लोग प्रदेश की राजनीति में सम्मिलित थे। राज्य के निर्माण के पश्चात की मध्य प्रदेश की राजनीति पंडित रविशंकर शुक्ल, द्वारका प्रसाद मिश्र, गोपी कृष्ण रविशंकर मिश्रा, कैलाश नाथ काटजू जैसे नेताओं का प्रभाव राज्य की राजनीति पर दिखाई देता है। इस समय के जो नेता थे उनमें निजी स्वार्थ की भावना नहीं थी, बल्कि वह निस्वार्थ भाव से देश प्रेम की भावना से राज्य की सेवा में लगे हुए थे। उनका लक्ष्य धन कमाना नहीं था, वे देश व राज्य के लोगों को सुख व समृद्धि तक ले जाना चाहते थे तथा प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध थे। उपरोक्त सभी जनप्रतिनिधियों के व्यक्तित्व का प्रभाव मध्य प्रदेश की राजनीति पर
स्पष्ट देखा जा सकता है। जब राज्य में मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ तब राज्य के समस्त नेता अपने अपने क्षेत्र में काफी मजबूत पकड़ के साथ जनता के समक्ष उपस्थित हुए और उनके जनप्रतिनिधि के रूप में चुनकर मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य बने तथा राज्य के विकास में पूरी तरह सहयोग किया। दूसरा जो तत्व है, शिखर से शून्य तक की राजनीति। मध्य प्रदेश की राजनीति में जहां कई प्रसिद्ध नेताओं का प्रभाव दिखाई देता है, वहीं कई प्रबुद्ध एवं प्रसिद्ध नेताओं ने शिखर से शून्य तक का सफर तय किया। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, नवाब पटौदी, विद्याचरण शुक्ल आदि प्रसिद्ध नेताओं को मध्य प्रदेश की राजनीति में पराजय का सभी सामना करना पड़ा। मध्य प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्रियों श्री अर्जुन सिंह, श्री सुंदरलाल पटवा, श्यामाचरण शुक्ल, श्री वीरेंद्र सकलेचा आदि नेताओं को भी विधानसभा के चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा। दलबंदी व पारस्परिक विग्रह। तो मध्य प्रदेश की राजनीति में दलबंदी, पारस्परिक विग्रह व व्यक्तिगत संघर्ष जनता के पूर्व से चले आ रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल की मृत्यु के पश्चात राज्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई अर्थात आपसी मतभेद सामने आ गए। इसी प्रकार वर्ष 1967 के विधानसभा चुनावों के लिए मध्य प्रदेश के कांग्रेसी उम्मीदवारों का चयन किया जा रहा था। तब द्वारका प्रसाद मिश्र ने अपने गुट के विरोधी व्यक्तियों को टिकट नहीं दिए जाने की बात कही, जिसका परिणाम यह हुआ कि उन उम्मीदवारों ने ही बगावत कर दी और मध्य प्रदेश में जन कांग्रेस नाम से नए दल का गठन किया गया। इसी प्रकार वर्ष 2018 में राज्य की राजनीति में व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के कारण 15 वर्ष के पश्चात सत्ता में लौटी कांग्रेस की सरकार 15 महीने में अल्पमत में आ गई और राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः सत्ता में आ गई। 16वीं विधानसभा चुनाव 2023 के पश्चात व लोकसभा चुनाव 2024 के पूर्व ही मध्य प्रदेश की राजनीति में दल बदल का क्रम विस्तृत रूप से दिखाई देता है। इस प्रकार राज्य की राजनीति में दलबंदी व पारस्परिक विग्रह के कारण अनेक परिवर्तन आए हैं। विकल्पी सरकार। तो मध्य प्रदेश के गठन के पश्चात से ही मध्य प्रदेश को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का गढ़ माना जाता था, परंतु वर्ष 1951 में जनसंघ व वर्ष 1980 में गठित भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विकल्प के रूप में जनता के समक्ष उपस्थित हुई। इस प्रकार धीरे धीरे मध्य प्रदेश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव बढ़ता चला गया। राज्य में कांग्रेस फिर जनता सरकार और वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की पकड़ राज्य में काफी मजबूत होती जा रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस राज्य में शून्य स्तर पर चली गई है, बल्कि वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस व बीजेपी दोनों अपने प्रभाव क्षेत्र को बचाए रखने के लिए राज्य में राजनीतिक संघर्ष कर रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी व समाजवादी पार्टी का भी योगदान रहा। इस प्रकार स्पष्ट है कि राज्य की राजनीति में इन दलों का प्रभाव परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रीय दलों का प्रभाव भी राज्य की राजनीति में दिखाई देता है। गैर कांग्रेस की सफलता। मध्य प्रदेश के गठन से लेकर 90 के दशक तक मध्य प्रदेश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की राज्य की राजनीति में मजबूत पकड़ रही। मध्य प्रदेश में 90 के दशक तक जितनी बार गैर कांग्रेसी दलों की सरकारें बनी, उनमें से कोई भी सरकार अपना 5 वर्षों का कार्यकाल पूरा नहीं कर सकी। गैर कांग्रेसी सरकारों के पतन के पश्चात कांग्रेस पुनः सत्ता में आई। मध्य प्रदेश राज्य में पहली बार वर्ष 1967 में गैर कांग्रेस सरकार बनी, जो केवल 18 महीने तक ही राज्य में शासन कर सकी। इसके पश्चात दूसरी गैर कांग्रेसी सरकार वर्ष 1977 में आई। इसी प्रकार वर्ष 1980 में भारतीय जनता पार्टी, उसके पश्चात दिसंबर 1992 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल के पूरा होने से पूर्व विधानसभा को भंग कर दिया गया। 7 दिसंबर 2003 को चौथी बार, 12 दिसंबर 2008 को 5वीं बार, 2013 को 6वीं बार और 2020 में सत्ता परिवर्तन के पश्चात 23 मार्च 2020 को 7वीं बार मध्य प्रदेश में गैर कांग्रेसी दल की सरकार बनी और 16वीं विधानसभा में 8वीं बार गैर कांग्रेसी दल भाजपा की भारी बहुमत से सरकार बनी। मध्य प्रदेश की राजनीति में कई पड़ाव पड़े, जहां एक और राज्य के पुनर्गठन के पश्चात राज्य की राजनीति कांग्रेस दल का प्रभुत्व था, जिसका स्थान कालांतर में वर्तमान समय में बीजेपी ने वर्ष 2003 से लिया है। राज्य राजनीति एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां राज्य अब राष्ट्रीय राजनीति में भी अपनी निर्णायक भूमिका का निर्वहन कर रहा है। राजनीति के अपराधीकरण का अर्थ राजनीति में आपराधिक आरोपों का सामना कर रहे लोगों और अपराधियों की बढ़ती भागीदारी से है। जब आपराधिक कार्यशैली का प्रयोग राजनीतिक माध्यम से किया जाता है, तब अपराध का राजनीतिकरण हो जाता है। अब कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। तो भारत में दल बदल की राजनीति कब से शुरू हुई? तो इसको हम लोगों ने पढ़ा था। भारत में जो दल बदल की राजनीति है, ये 1967 से प्रारंभ होती है। मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है? तो 3 बार लग चुका है। नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का किन राज्यों के बीच जल के बंटवारे को सुलझाने के लिए गठित किया गया था? तो ये
गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान के बीच, ना कि मध्य प्रदेश। तो इसमें सी नंबर सही होगा। फिर मध्य प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक क्या हैं? तो इसमें उपरोक्त सभी होगा दोस्तों। राजनीतिक कारक भी हैं, संवैधानिक कारक भी हैं, ऐतिहासिक कारण भी हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटक, तो इसमें भी उपरोक्त सभी होगा। खनिज संसाधन, वन संसाधन, कृषि संसाधन, ये सभी मध्य प्रदेश की राजनीति को प्रभावित करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हमारा ये दूसरा चैप्टर समाप्त होता है। तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।